नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल आप रख रहे होंगे। आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीड फिगर टेस्टिंग। पिछला जो हमारा जो लेक्चर था वो हमने डिलीवर किया था उसका नाम था सीड वाइबिलिटी टेस्टिंग। ये है सीड फिगर टेस्टिंग। तो सीड वाइबिलिटी को थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको रिवीजन हो जाए थोड़ा। तो सीड वायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि सीड वायबिलिटी क्या होती है। एक वो क्या होती है, वो हमारा वो होती है लाइवनेस को दर्शाती है, कितना सीड है वो जिंदा है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सीड वायबिलिटी को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। सीड वायबिलिटी है वो कैसे क्रॉप में अफेक्ट करती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सीड वायबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट हैं, जिसमें हमने टेट्राजोलियम टेस्ट का पूरा डिस्कस किया था और उसकी लिमिटेशन भी हमने डिस्कस की थी। साथ में हम उसका एडवांटेज भी हमने वो डिस्कस किया था। उसी तरह से जैसा ही सीड वाइबिलिटी है उसी तरह से उससे भी एक एडवांस वर्जन है जिसका नाम है सीड विगर। सीड विगर क्या होता है? वाइबिलिटी होता है तुम्हारा सीड जिंदा है कि मर गया है ये दर्शाता है, जबकि विगर क्या दर्शाएगा? वो जिंदा सीड है वो कितना आगे फील्ड में परफॉर्मेंस कर पाएगा, कितना फास्ट है वो जर्मिनेशन कर पाएगा, कितना उसमें विगर है। ये सारा का सारा है वो कौन दर्शाएगा? ये सीड विगर है वो दर्शाएगा। सीड विगर दर्शाएगा पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द क्रॉप अंडर एबायोटिक और बायोटिक कंडीशंस। जब क्रॉप में अच्छी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होगी तो जो वायबल सीड है वो कितना जर्मिनेट कर पाएगा, ये है वो मतलब दर्शाएगा। इसकी सीड्स की है वो डिग्रीनेस को ये दर्शाएगा, कितना है वो जिंदा है। उसको है वो आगे ये सीड जिंदा है तो वो आगे कितना है वो जर्मिनेट करेगा, उसको है वो दर्शाएगा। उसको बोलते हैं हम सीड विगर। ठीक है। तो सबसे पहले है वो सीड विगर का डिस्कवर है वो किसने किया था? स्टाने में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि सीड विगर क्या होता है। स्टाने 1977 में इसका है वो इसकी डेफिनेशन दी थी। वो इसकी डेफिनेशन आपको वो यही याद रखनी है। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सीड which determine the potential level of performance and activity of non-dormant seed or seed lot during germination and seedling emergence. राइट। उसके बाद में है इसकी हिस्ट्री क्या है सीड विगर का? तो सबसे पहले सीड विगर का डिस्कवर है वो अल्टनर और इनसेन ने किया था। जर्मन, ये एक्चुअली एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट है जो सीरियल्स पे काम कर रहे थे। तब उन्होंने है वो बताया था कि एक विगर भी एक सीड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पैरामीटर होता है। फर्दर है वो इसले ने 1957 में है वो इसका है वो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है वो दिया था। तो सीड का इम्पोर्टेंस क्या है? बात करते हैं सीड विगर का इम्पोर्टेंस क्या है। सीड विगर्स में क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट जर्मिनेशन होता है। जबकि जो लो विगर सीड होता है जिसमें सीड विगर नहीं होता है उसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक और स्लो है वो सीड जर्मिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? सीड विगर में 100% क्रॉप है वो स्टैंड करता है। 100% अगर 100 सीड अगर हमने बीज 100 सीड अगर हमने फील्ड में लगाए हैं तो 100 का 100 है वो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा सीड विगर में। जबकि लो विगर जो सीड है, जो लेस विगर है, लेस वायबल सीड है, उसमें ऐसा नहीं होता है। और जो सीड विगर होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस टॉलरेंस होता है। कोई भी कंडीशन हो जाओ, अगर अच्छा विगर वाला सीड है तो वो जर्मिनेट करेगा। वो होता है हाई विगर सीड। अगर लो विगर सीड्स में क्या होता है? अगर स्ट्रेस कंडीशन आ गई तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और जो हाई विगर सीड्स होते हैं उसमें क्या होती है? उसका यील्ड भी हाई होता है और उसकी क्वालिटी भी हाई होती है। जबकि लो विगर सीड होते हैं उसमें यील्ड और क्वालिटी दोनों भी हाई नहीं होती है। एक और बात इंपॉर्टेंट इसमें, सीड विगर का जो इम्पोर्ट है सबसे ज्यादा है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है, संरक्षित खेती में है। कैसे है? क्योंकि जो संरक्षित खेती होती है, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, ग्रीन हाउस होता है, उसमें क्या लगता है? मेनली वेजिटेबल क्रॉप लगता है। सब्जी वाले बीज उगाए उगाए जाते हैं और आपको पता है सब्जी वाले बीज क्या होते हैं? मार्केट में बहुत महंगे होते हैं। अगर उसमें एक समान है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, उसमें एक समान जर्मिनेशन पर उसमें नहीं आया, तो क्या होगा? मार्केटिंग वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। मार्केटिंग वैल्यू पे फर्क पड़ेगा तो किसानों को क्या होगा? लॉस होगा। इकोनॉमिकली है वो किसान है वो वीक हो जाएंगे। तो सीड विगर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और ग्रीन हाउसेस में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्रॉप इज मस्ट बी रिक्वायर्ड। देन उसके बाद में है सीड का है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पे है आपका? मैंने वो डिस्कस कर लिया, वेजिटेबल सीड्स में है, जहाँ पे सीड्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है वो रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी सीड्स का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद में कौन-कौन से इसके फैक्टर हैं जो कि सीड विगर को है वो है अफ़ेक्ट करते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सीड्स का जो जेनेटिकली प्योर नहीं है सीड्स, तो क्या होगा उसका विगर अच्छा नहीं होगा। उसमें अगर कोई मिक्स है कोई क्रॉप, तो उसका क्या होगा सीड विगर नहीं होगा। एक लॉट है, एक राइस का लॉट है, राइस के लॉट में अगर मान लो कोई राइस की कोई अदर वैरायटी आ गई, तो क्या होगा उसका विगर है वो लो हो जाएगा, उसका प्योर जर्मिनेशन परसेंटेज है वो नहीं आएगा। और बात करते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके अंदर कितने हैं वो एंजाइम है वो परफॉर्म हो रहे हैं, कैसा उसका सीड कोट है, कैसा उसका एम्ब्रियो का पोजीशन है, वो पर उस पर भी है वो सीड विगर है वो डिफर है वो करता है। इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल ऑफ द मदर प्लांट, जैसे हमने वाइबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, वाइबिलिटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या होगा उसका, उसमें जो हमारे जो वो टेम्परेचर हाई होगा तो क्या टेम्परेचर या फिर स्ट्रेस कंडीशन हो गया, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा पानी को है वो मदर प्लांट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व पानी को नहीं कर पाएगा तो क्या होगा उससे ये होगा कि प्रॉपर है वो सीड्स का है वो डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो पे प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होगा सीड का है वो वाइबिलिटी कम हो जाएगी, विगर है वो इसका है वो कम रह जाएगा। सीड मैच्योरिटी एंड हार्वेस्ट, अगर हमने प्रॉपर टाइम पे उसको सीड को हार्वेस्ट नहीं किया है ना, तो क्या होगा अगर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के टाइम पे उसको उसी टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया तो सीड विगर है वो कम हो जाएगा। वेट और साइज, अगर साइज है वो छोटा रह गया, अगर वेट उसका लाइट रह गया कम रह गया, तो भी है वो विगर है वो उसमें अफेक्ट करेगा। मैकेनिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सीड, अगर मान लो सीड्स में कोई मैकेनिकल डैमेज है, अगर सीड टूटा हुआ है ब्रोकन है, तो क्या होगा जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका विगर है वो कम हो जाएगा। डिटोरेशन एंड एजिंग, अगर सीड्स को मान लो कोई एजिंग हो गई, सीड्स बहुत पुराना हो गया, तो भी उसमें क्या हो गया वीगर है वो कम हो जाएगा, जर्मिनेशन है उसका कम हो जाएगा। पैथोजन और पेस्ट अटैक, सीड्स में कोई इंसेक्ट पेस्ट और वो आ गए उसमें वो अटैक कर दिया, तो क्या हो जाएगा सीड्स का वीगर है कम हो जाएगा, वाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, अल्टीमेटली जर्मिनेशन है वो कम हो जाएगा, और फाइनली है वो सीड्स है वो यूनिफॉर्म जर्मिनेट है वो नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिकल क्रॉप का है वो लॉस हो जाएगा। उसके बाद में है उसके टेस्टिंग मेथड्स क्या-क्या है विगर के, तो विगर के ऐसा कोई वैलिड कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसका एसिलेटरिंग एजिंग टेस्ट, उसी को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेथड है जैसे साइज के अकॉर्डिंग, अगर मान लो किसी सीड्स का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली उसमें है जो मेटाबोलाइट्स है वो ज़्यादा वेल डेवलप है, और उसमें जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, तो वो उसका सीड क्या होगा हाई विगर होगा। उसके बाद में फिजिकल साउंडनेस ऑफ द सीड, अगर सीड्स मान लो मेटालिक साउंड कर रहा है तो इसका मतलब अंदर से वो खोखला है, अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, तो सीड्स है वो एम्प्टी है, उसका विगर है वो लो होगा। अगर सीड्स है वो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा सीड्स में है वो सारे मेटाबोलाइट्स प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसमें हुआ हुआ है, एंडोस्पर्म उसमें डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ हुआ है, इसका मतलब है वो सीड्स है वो हाई विगर है। सॉफ्टवेयर एक्सरे टेस्ट, अगर मान लो सीड्स को एक्सरे से टेस्ट किया जाता है, तो अगर अंदर उसके अंदर एम्ब्रियो और वो दिख जाएगा, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा है वो सीड्स है वो हाई विगर है या लो विगर है, उसका एम्ब्रियो का कोई ब्रोकन तो उसमें नहीं है। मतलब एक एक्सरे के रूप में हमें इमेज मिल जाएगी और उससे हम बाहर से उसको देख के पता कर सकते हैं इसका विगर कैसा होगा। उसके बाद में है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट में आता है जर्मिनेशन टेस्ट, मेनली जर्मिनेशन टेस्ट में आता है फर्स्ट काउंट, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ रेट, सीडलिंग ड्राई वेट और सीड विगर इंडेक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बताएँगे, लेकिन हम मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। इसमें क्या होता है जर्मिनेशन टेस्ट लगाते हैं, 100 सीड लेते हैं, उसको 4 रेप्लिकेशन में लगाते हैं, ठीक है? और फिर उसको हम क्या करते हैं जर्मिनेटर चैम्बर में रख देते हैं, टेम्परेचर उसका 25 डिग्री करके 95 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम उसको सेट कर देते हैं। फिर लगाने के बाद अलग-अलग ड्यूरेशन पे अलग-अलग क्रॉप का अलग-अलग ड्यूरेशन होता है जर्मिनेशन का। फिर उसमें से हम क्या करते हैं वो जो ये जर्मिनेशन हुआ उसको हम निकाल लेते हैं, अलग-अलग मेथड से हम उसको लगा सकते हैं, जैसे बिटवीन पेपर मेथड, टॉप ऑफ द पेपर मेथड, पेपर टॉवल मेथड्स, सैंड पेपर मेथड, उसमें भी हम लगा सकते हैं। फिर हम जर्मिनेशन को चेक करते हैं। अलग-अलग क्रॉप का ये जो फर्स्ट काउंट है वो अलग-अलग होता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो है, टोमेटो में 5 दिन का होता है। भिंडी है तो उसका अलग होगा, वो अदर कोई क्रॉप है तो उसका अलग होगा। फाइनल काउंट उसका अलग होगा, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन। तो ये क्या हम वो चेक करते हैं। जो हम जब फर्स्ट काउंट होता है तो हम उस फर्स्ट काउंट में क्या चेक करते हैं, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन चेक करते हैं, ठीक है? ये हम डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ जर्मिनेशन कैसा होता है, सीडलिंग रेट कैसे चेक करते हैं, ड्राई वेट कैसे करते हैं, फिगर हम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रेस टेस्ट में आते हैं कोल्ड टेस्ट, ब्रिक ग्रेवल टेस्ट, पेपर पियर्सिंग टेस्ट, कॉम्पैक्ट सॉइल टेस्ट, वेट और ड्राई सॉइल टेस्ट, पैथोजन इन्फेक्टेड सॉइल टेस्ट, एसिलेटरिंग एजिंग टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे
ज़्यादा वैलिड जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्या है, तुम्हारा एक्सीलरेटिंग एजिंग टेस्ट। उसके बाद में लो एंड हाई पीएच टेस्ट, वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट, ऑस्मोटिक स्ट्रेस टेस्ट और ऑक्सीजन स्ट्रेस टेस्ट। उसके बाद में बायोकेमिकल टेस्ट हो गया जो हमारा टेट्राजोलियम टेस्ट, और उसके बाद में है सीड लिचेट और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट। तो सबसे वैलिड टेस्ट कौन सा है इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा, ये इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीड विगर के लिए है, वो एक्सीलरेटिंग एजिंग टेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन है वो अमूमन एग्जाम में आमतौर पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है सिलेक्टिव एजिंग टेस्ट। तो अब ये है ग्रोथ टेस्ट। ग्रोथ टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें क्या मेन इसका प्रिंसिपल क्या होगा, जो हाई विगर सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, जल्दी है वो जर्मिनेट करेंगे, जबकि लो विगर सीड्स है वो कम है वो जर्मिनेट करेंगे अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। हम क्या करेंगे इसमें हम टेस्ट में क्या करते हैं, सीड्स को लेते हैं, 100 सीड्स को लिया, उसको अलग अलग मेथड से लगाया, लगाने के बाद में जर्मिनेटर चेम्बर में उसको रख दिया। ठीक है, जर्मिनेटर चेम्बर में उसको रख दिया, फिर उसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन अलग अलग क्रॉप का अलग होता है उसको निकालने का, वो हमने निकाला से उसको निकालने के बाद में हम फर्स्ट काउंट करेंगे। फर्स्ट काउंट में क्या करेंगे, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन लेंगे पहले। ये फर्स्ट काउंट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सीडलिंग वो काउंट करेंगे क्या उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज और वो है। उसके बाद में हम स्पीड ऑफ जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे। स्पीड ऑफ जर्मिनेशन का मतलब होता है कि एवरी डे में कितना है वो जर्मिनेशन हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल 100 सीड हमने लगाए जर्मिनेटर में, हमने देखा, उसके बाद में देखते हैं 100 में से आज कितना जर्मिनेट हुआ। आज मान लो एक जर्मिनेट हुआ तो एक जर्मिनेट हुआ, उनको निकाल दिया, उसको फेंक दिया, क्योंकि अगले दिन भी देखना है, फिर हमें पता कैसे लगेगा कि ये तो कल ही हो गया जर्मिनेट, उसको हम फेंक देते हैं, फिर उसको वापस जर्मिनेटर में लगा देते हैं। उसी प्रकार से सेकंड डे में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सीड है, ठीक है, फर्स्ट डे है ये, फर्स्ट डे में ये लॉट ए है, ये लॉट बी है, तो फर्स्ट डे में 0 जर्मिनेट हुआ, सेकंड डे में 0 हुआ, तीसरा डी में भी 0 हुआ, इन तीन, ठीक है, चौथे दिन में 40 हुआ, तो जो 40 सीड हुए एक बार काउंट कर लिया, फिर 40 को फेंक दिया, फिर पांचवें दिन में 30 हो गए, 40 और 30 कितने हुए, 70 हो गए, 70 को फेंक दिया, पीछे भी कितने कितने बच गए, 80 90, तो ये हो गया, छठे दिन में हो गया 20, सातवें दिन में 0, तो 7 दिन का ये स्पेसिफिक क्रॉप का होता है। ये किसी का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, अलग अलग क्रॉप में ये अलग अलग होता है कि इतने दिन तक आपने चेक करना है। ऐसे किया तो उसका फिर एवरेज निकाल के ये लोट का इतना आ गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लोट ए पहले दिन में 0 जनरेशन डिवाइडेड बाई 1, मतलब नंबर ऑफ डेज, प्लस दूसरा दिन में 0 डिवाइडेड बाई नंबर 2, दूसरा दिन 0 डिवाइडेड बाई तीसरा दिन 40 डिवाइडेड बाई 4, चौथा दिन 30 डिवाइडेड बाई 5, पांचवा दिन 12 डिवाइडेड बाई 6, छठा दिन 6 दिन तक, और सातवें दिन में 7 डिवाइडेड बाई वो जो भी हुआ है 0। तो ये टोटल इसका एवरेज आएगा 19.3 लॉट ए का। लॉट बी का इसी प्रकार से 22.3। तो लॉट बी क्या हो गया, हाई विगर हो गया लॉट ए के कंपेयर टू। लॉट ए के कंपेयर टू, तो ये लॉट ए क्या है, लो विगर है, इसमें 19.3 है। इसी प्रकार से हमें वो सीड विगर टेस्ट करते हैं। विगर को टेस्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, सीडलिंग टेस्ट को, सीड विगर इंडेक्स को परफॉर्म करते हैं। ये सीड विगर इंडेक्स 1 और सीड विगर इंडेक्स 2 को परफॉर्म करते हैं। सीड विगर इंडेक्स 1 को परफॉर्म करने के लिए पहले हमें ये परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, सीडलिंग ग्रोथ रेट और ड्राई वेट। सीडलिंग ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि जो हमने सीड जो जर्मिनेशन में लगाया है 100 सीड, उसमें से हम क्या करेंगे, 10 है वो सीडलिंग जो अच्छी होगी, यूनिफॉर्म होगी, जिसमें रूट एंड शूट है वो प्रॉपर डेवलप हो रहा होगा, उसको हम निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद में सिंपली जो स्केल होती है उससे हम मेजर कर लेंगे उसकी लेंथ कितनी है, उसका डायमीटर कितना है। उसके बाद में जो हमने 10 सीडलिंग को सिलेक्ट किया लेंथ और विड्थ के लिए, उसी लेंथ और विड्थ वाली सीडलिंग्स को हम क्या कर दें, ओवन में रख देंगे, जिसका टेम्परेचर होगा 45 डिग्री। ठीक है, सॉरी 65 डिग्री प्लस माइनस 2। ठीक है, उसमें हम रख दिया, 5 6 दिन तक वो ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद में उसका वेट ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, सीड विगर इंडेक्स है वो निकालेंगे। सीड विगर इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जर्मिनेशन आ गया, जो हमने फर्स्ट किया था, जर्मिनेशन परसेंटेज किया था, 100 सीड लगाए, उनमें से कितना हमने देखा जर्मिनेट हुआ है, वो हमने देख लिया। मान लो 100 में से हुआ था 80, 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये हो गया जर्मिनेशन परसेंटेज। सीडलिंग लेंथ के लिए हमने क्या किया, स्केल से निकाल दिया सीधा, सेंटीमीटर है तो उसको में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया सीडलिंग लेंथ। तो उससे आ जाएगा हमारा सीडलिंग लेंथ, ये आएगी तुम्हारी लेंथ बेसिस पर। सीड विगर इंडेक्स 2 ये होती है मास बेसिस पर। इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज, जो सीडलिंग लेंथ हमने ली थी उसी को हमने ड्राई किया था ओवन में, उसी का हमने ड्राई वेट वो ले लिया। उसके बाद में ये आ गया तुम्हारा सीड विगर इंडेक्स 2, और ये है वो जो सीड विगर इंडेक्स है वो मोर विगरस खारे और बल्ले ने है वो 2011 में प्रपोज किया था। के बाद बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट। बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट है, कोल्ड टेस्ट, प्री ग्रेवल टेस्ट, पेपर पियर्सिंग टेस्ट, एसिलेटिंग एजिंग एजिंग टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एसिलेटरिक एजिंग टेस्ट है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोल टेस्ट। ये सबसे पहले है वो किसने डेवलप किया था? कॉर्न बाय इसले। ठीक है, इसमें है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। ये सबसे पहले मेज़ में डेवलप हुआ था। किसने डेवलप किया था? इसले ने डेवलप किया था। 1950 में यूएसए में इसको है वो डेवलप किया था। और इसका यूज़ है वो अदर क्रॉप में भी टेस्ट के लिए होता है, विगर के लिए, जैसे कॉटन, बार्ले और सोयाबीन्स में। इसका मेनली प्रिंसिपल क्या है? जो वीक सीड होंगे वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे अंडर स्ट्रेस कंडीशन में। जो अच्छे सीड्स होंगे, जो हाई परफॉर्मेंस वाले सीड होंगे, वो स्ट्रेस कंडीशन में वो परफॉर्म कर पाएंगे। अब ये कैसे है वो कोल टेस्ट करते हैं, आइए उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है हमारा जर्मिनेटर चैम्बर, या इसको बोलते हैं ट्रे, जर्मिनेटर ट्रे। इसमें हम क्या कर देते हैं? सैंड लेते हैं। सैंड को प्रॉपर छलनी के द्वारा छान के उसको इसमें डाल देते हैं 2 सेंटीमीटर के डेप्थ पे। उसके बाद में क्या करते हैं? सीड उसको फिर है वो मॉइस्चराइज कर देते हैं 70% का। जो सैंड हमने डाला है उसको 70% हम मॉइस्चराइज कर देंगे। मॉइस्चराइज करने के बाद में इसमें हम सीड 100 सीड है वो डाल देंगे। ऊपर है वो पॉलीथीन का कवर है वो रख देंगे। ध्यान रखना है जब पॉलीथीन का कवर करते हो इसमें तो पूरा एयर टाइट नहीं करना है। अगर आपने एयर टाइट कर दिया पूरा तो इसमें एरिएशन नहीं होगा, पैथोजन है वो तो ग्रो कर जाएगा अंदर। उसके बाद में हम क्या करते हैं? इसको जर्मिनेटर चैम्बर में है वो प्लेस कर देते हैं। फिर इसको हम स्ट्रेस देते हैं। पहले 7 दिन के लिए हम क्या करते हैं? इसको 10 डिग्री तापमान पर है वो जर्मिनेटर चैम्बर में हम सेट करके इसको रखते हैं। फिर उसके बाद में 7 दिन जैसे ही हुआ, उसके बाद में हम टेम्परेचर का है वो जर्मिनेटर का 25 डिग्री कर देंगे और अगला 7 दिन के लिए इसको रख देंगे। फिर हम उसको देखेंगे कि भाई इस जो टेस्ट में है वो कितना है वो जर्मिनेशन हुआ है, सीडलिंग इसमें इमर्ज हुई है कि नहीं हुई है, रूट इसमें प्रॉपर डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम देखेंगे कितना ज़्यादा है। फिर इसको है वो इसको इसके साथ में हम नॉर्मल स्टैंडर्ड जर्मिनेशन भी लगाएंगे। उसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रेस कंडीशन में है वो जर्मिनेशन अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो अच्छा देगा स्ट्रेस कंडीशन में वो क्या होगा? हाई विगर होगा। जो अच्छा नहीं देगा वो लो विगर होगा। उसके बाद में आता है आपका ग्रेवल टेस्ट। ये हो गया। अ, ये हो गया आपका कोल टेस्ट हो गया। उसके बाद में है ब्रिक ग्रेवल टेस्ट। सेम प्रिंसिपल है। ब्रिक ग्रेवल का मतलब होता है कि इसमें ये सबसे पहले किसने दिया था? हल्टनर ने दिया था। ये याद रखना, हल्टनर ने दिया था। किसमें दिया था? सीरियस क्रॉप में दिया था। वो जब फ्यूजेरियम के लिए उस पे ऊपर काम कर रहे थे तब उन्होंने ये वो ब्रिक ग्रेवल टेस्ट दिया था। प्रिंसिपल कैसा है? प्रिंसिपल वैसा ही है जैसा है वो हमने पिछले बार उस उसमें जो पढ़ा था कोल टेस्ट में। जो वीक सीड होंगे वो ब्रिक ग्रेवल को पार नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे सीड्स होंगे, हाई विगर होंगे, वो ग्रेवल्स को, पत्थर को, कूड़े पत्थर को वो पार कर जाएंगे। उसको बोलते हैं ये अल्टनर टेस्ट। अल्टनर टेस्ट में सेम वैसे ही प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं? 3 सेंटीमीटर की डेप्थ में हम एक वो सॉइल को है वो भरते हैं। सॉइल को ग्राइंड करते हैं प्रॉपर छलनी के द्वारा, उसमें डाल के 3 सेंटीमीटर तक उसको भर देते हैं। उसके बाद में 100 सीड यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे जो प्री ग्रेवल की है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर की एक लेयर है वो बिछा देते हैं। और जो भी ग्रेवल का साइज होता है वो 2 से 3 mm के साइज का हम ग्रेवल को है वो रख देते हैं। उसके बाद में उसको जर्मिनेटर में रखते हैं। जर्मिनेटर में रखने के बाद में उसका है वो हम परसेंटेज देखते हैं कि भाई अगर ये मान लो ये सीड है, अगर ये सीड इस ब्रिक ग्रेवल को पार कर जाएंगे, अगर इसमें से ही अंदर से जर्मिनेटर हो जाएगा, इसका मतलब ये है तो वो हाई विगर है, वो स्ट्रेस को है वो टॉलरेट कर पा रहे हैं और अच्छा है वो विगर है। अगर वो इसमें है वो पार नहीं कर पाएंगे तो वो लो विगर है। उसके बाद में पेपर पियर्सिंग टेस्ट। ये पेपर पियर्सिंग टेस्ट किसने दिया था? हर्ट्ज ने दिया था। 165 ईस्वी में भी दिया था ये। इसका प्रिंसिपल क्या है? वही सेम वैसा ही है। जो अच्छे सीड्स होंगे वो क्या करेंगे? फोर्स को जनरेट करेंगे और वो पेपर को है वो पार करके उसको तोड़ के वो बाहर निकल जाएंगे। जो वीक सीड होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे। इसमें एक स्पेसिफिक पेपर का यूज होता है जिसका ये आपका स्पेसिफिकेशन है। उसका बेसिक वेट उसका 9 इतना होगा, थिकनेस उसकी इतनी होगी, प्राइस इतना हुआ। कोई एग्जाम में नहीं पूछते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसका एक स्पेसिफिक पेपर का यूज करते हैं इसमें। तो इसका प्रोसेस यही है। सीड्स को क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को डालते हैं ट्रे में, ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर तक हम उसमें भरते हैं। उसके बाद में उसको पानी से वाटर करके मॉइस्चराइज करके सॉइल्स को फिर हम क्या करते हैं? स्पेशल पेपर का यूज करते हैं। बस फिर उसको सीड्स को लगा देंगे। लगाने के मतलब से स्पेशल पेपर का यूज करने से पहले सीड्स को लगा देंगे। उसके बाद उसको जर्मिनेटर में रख देंगे 20 डिग्री तापमान पर। 8 दिन के बाद में उसको हम चेक कर लेंगे कि भाई ये पेपर को है वो पार किया कि नहीं किया उसने सीड ने। अगर उसने पार कर दिया तो मतलब हाई विगर है, अगर उसने पार नहीं किया तो वो लो विगर है। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो सीड विगर का है वो एसिलेटरिक एजिंग टेस्ट है, जो कि अमूमन एग्जाम में इनसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीड एसिलेटरिक एजिंग टेस्ट का जो ये सबसे पहले डेवलप कहाँ हुआ था? ये यूएसए में हुआ था, इसेपिया स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
पॉट एक्सपेरिमेंट में इसका है वो यूज़ होता है। एक्सीलरेटरी एजिंग टेस्ट में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि सीड्स को है वो हम क्या करते हैं, एजिंग करते हैं। इसको सीड्स को हम हाई टेम्परेचर में रखते हैं जिसका तापमान होता है 40 से 45 डिग्री, और इसको क्या करते हैं, हाई ह्यूमिडिटी पर रखते हैं, मोर देन 90 और 95 डिग्री क्या बोलते हैं परसेंटेज पे है वो, उसको हम सीड्स को है वो एसिलेटिंग चैम्बर में रखते हैं, उसको एजिंग को बढ़ाते हैं। उसके बाद में सीड्स को है वो जो जर्मिनेशन नॉर्मल टेस्ट होता है उसमें हम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं वो कितना है वो एजिंग करने के बाद, उसको स्ट्रेस देने के बाद में सीड्स है वो जर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, वो हम देखते हैं। इसका जो मेनली बेसिक प्रिंसिपल यही है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, वही इसका प्रोसीजर है कि हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम सीड्स को लेंगे, 100 सीड लिया है 4 एप्लीकेशन में। सीड्स को लेने के बाद उसको मसलिन क्लॉथ में अच्छे से मैश करके, जो सॉरी मैश नहीं करते हैं उसको, अच्छे मसलिन क्लॉथ में है वो बांध देंगे। उसके बाद में उसको ऐसे वो जर्मिनेटर एक एसिलेटरिंग चैम्बर होता है, डेसिकेटर होता है जिसको बोलते हैं, वो हम लेते हैं। वो लेने के बाद सीड्स को उसमें डाल देते हैं, वो डेसिकेटर के जो नीचा है जो पैदा है उसमें हम पानी डाल देंगे ताकि उसमें वो मॉइस्चर कंटेंट है वो 95% तक बनी रहे। उसके बाद में ध्यान रहे जब हम सीड्स को प्लेस करते हैं इसमें, तो वो सीड्स उसमें पानी में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो फंगस ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, फंगस ग्रोथ हो जाने से सीड है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जैसे हमने उसको सीड को डाला, फिर हम जर्मिनेटर में उसको है वो रख देंगे। सीड को जर्मिनेटर में रखने के बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो हम रख देंगे, उसका एजिंग का है वो 40 से 45 डिग्री। ठीक है, एसिलेटिंग एजिंग चैम्बर का जो टेम्परेचर रखते हैं वो 40 से 45 डिग्री रखते हैं, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक हम सेट करके उसको 7-8 दिन के लिए हम उसको वहां पे रख देते हैं। 7-8 दिन के बाद में उसको निकालने के बाद हम देखते हैं सीड्स को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसको हम नॉर्मल हम जर्मिनेशन में जैसे हम लगाते हैं 100 सीड्स है वो 4-4 एप्लीकेशन के हिसाब से लगा के जर्मिनेशन में रख देंगे, और उसके बाद में जो पर्टिकुलर क्रॉप का ड्यूरेशन है उस हिसाब से हम सीड्स को जर्मिनेशन से बाहर निकाल के उसका है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस देखेंगे, कितना उसमें सीड काउंट है, फर्स्ट काउंट देखेंगे, नॉर्मल सीडलिंग ग्रोथ कितना हुआ है, जर्मिनेशन उसका कितना है, कितना उसमें ड्राई वेट है, उसका सीडलिंग लेंथ क्या है, सीडलिंग डायमीटर क्या है, रूट लेंथ क्या है, शूट लेंथ क्या है, ये सारा मिला के फिर हम लोग है वो पूरा है वो सीड विगर इंडेक्स 1 निकालेंगे, सीड विगर इंडेक्स 2 निकालेंगे, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था सीड विगर इंडेक्स 1 कैसे निकालते हैं, सीड विगर इंडेक्स 2 कैसे निकालते हैं। ये उसका प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अनदर इम्पोर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट फॉर दी इसके लिए विगर के लिए। पहला हो गया तुम्हारा आइसोलेटिंग एजिंग टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, दो ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ब्रिक ग्रेवल और वो नहीं है। उसमें केवल यही पूछा जाता है कि ब्रिक ग्रेवल टेस्ट है वो किसने दिया था, कौन से क्रॉप में होता है, अल्टना टेस्ट ने। और उसके बाद कोल्ड टेस्ट है वो किसने दिया था, किस क्रॉप में होता है, किस ईयर में दिया था, बस इतनी। इसके अलावा मैंने एग्जाम में आज तक उनसे कई क्वेश्चन नहीं देखे, मैंने केवल एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट से या फिर एसिलेट्रिक एजिंग टेस्ट से। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम सीड्स को है वो पानी में डालेंगे तो सीड्स के क्या होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जो उसमें शुगर होगा, जो उसमें अमाइनो एसिड्स होगा, वो क्या करेंगे, ऑफकोर्स बाहर आएंगे सीड्स में, उसमें वाटर में। वो आने के बाद में फिर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर है उससे हम चेक करेंगे। अगर मान लो ईसी है वो उसकी सॉल्यूशन की ज्यादा आई तो मतलब माइक्रो जो लिचेट्स है, अमाइनो एसिड्स है, शुगर है, वो उसमें सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसका मतलब वो उसका जो सीड कोट है वो वीक है, अंदर से सीड है वो वीक है, तभी तो वो बाहर आए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सारे। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मतलब उसका वीगर है वो कम है। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। प्रोसेस आपको मैंने बता दिया था। कितना लेते हैं, 2 से 5 ग्राम हम सीड्स को लेते हैं। उसके बाद में है वो उसको सरप्राइज स्टेरलाइज करेंगे। सरप्राइज स्टेरलाइजेशन के लिए कौन सा लेते हैं, HgCl2 का यूज करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद में सीड्स को है वो डिस्टिल्ड वाटर में इमर्ज कर देते हैं, और उसके बाद में है वो सीड्स को है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिमीटर के साथ से वो हम 30 मिनट तक उसको है वो वार्म करके उसको हम देख लेते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, पहला क्वेश्चन आता है सीड विगर क्या होता है। तो सीड विगर आपको पता है कि ये क्या करता है, ये बीज की वह क्षमता है जो कि ये दर्शाता है कि सीड्स है वो समान, तेज और स्ट्रेस कंडीशन में है वो मजबूत अंकुरण कर सके। पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं इस विगर के बारे में। विगर क्या होता है, जो डिग्री ऑफ वायु जो उसकी अलाइवनेस को दर्शाता है, मतलब ये क्षमता को दर्शाता है कि जिंदा सीड है तो वो कितना है वो सक्षम है अंडर एबायोटिक कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम विगर। आई थिंक आपको अब क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में है उसमें पूछते हैं कि भाई
ये विगर और वाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है? तो विगर का वाइबिलिटी क्या होता है? ये जीवित सीड है, वो जीवित है कि नहीं है, वो दर्शाता है। जबकि विगर क्या दर्शाएगा? जीवित बीज है वो कितना है, वो मजबूत है, वो दर्शाएगा। और क्वेश्चन में उसमें ये पूछते हैं कि विगर को ही हम फील्ड परफॉर्मेंस में से साथ क्यों जोड़ते हैं? विगर ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि विगर है वो इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि विगर में क्या होगा, एक समान क्रॉप है, क्रॉप स्टैंड करेगा, यूनिफॉर्मिटी उसमें आएगी, स्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो पैदा करेगा, ये अर्ली ग्रोथ है वो देगा, कुछ उत्पादन के लिए है वो यूज होगा। तो इसलिए उसको हम सीड विगर को ही हम फील्ड परफॉर्मेंस के साथ जोड़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं कि सीड विगर को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल टेस्ट कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया है, एक्सीलरेटिंग एजिंग टेस्ट। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, ईसी टेस्ट। उसके बाद में पूछते हैं कि ईसी टेस्ट है वो किस किस क्रॉप के लिए यूज होता है? तो हम सोयाबीन, पी, चिकपी, वेजिटेबल में पूछते हैं तो पी और पंच फ्रेंच बीन के लिए यूज होता है। पोल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज है वो अंकुरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम टेस्ट करते हैं उसमें। सीड विगर का है वो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? किस क्रॉप में है? तो सबसे ज्यादा है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में है, और वेजिटेबल सीड्स में है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में सब ज्यादा है, क्योंकि वहां पर है वो हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी आएगी तो समान रूप से फल पकेंगे, फल पकेंगे तो मार्केट में समान रूप से बिकेंगे, फार्मर्स को इकोनॉमिकली वो बेनिफिट्स होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लो विगर सीड को क्या परिणाम हो सकता है? तो लो विगर सीड का परिणाम ये हो सकता है कि पुअर जर्मिनेशन होगा, वीक सीडलिंग होगी उसका, पुअर क्रॉप स्टैंड होगा, और फाइनली क्या होगा, यील्ड का है वो रिडक्शन होगा। और एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इस्टा के अनुसार सीड विगर का है वो प्रिंसिपल क्या है? तो सीड विगर का इस्टा के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ये हुआ, सीड मेटाबॉलिक रेट और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का मूल्यांकन करना, उसको चेक करना कि में उसके मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी कैसी है, वीक तो नहीं है, वीक है तो लो विगर है, हाई है तो हाई विगर सीड्स है। उसके बाद में पूछते हैं कि इसी टेस्ट है वो हाई कंडक्टिविटी का अर्थ क्या है? इसी टेस्ट में हाई इलेक्ट्रोलिक कंडक्टिविटी हो गई, इसका मतलब वो सीड है वो वीक है, लो है विगर। कैसे है? क्योंकि उसमें हाई हाई कंडक्टिविटी का मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और लिचेट्स क्या होंगे, लीके लीक होंगे, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो उसका मतलब सीड्स का सीड कोट अंदर एम्ब्रियो और वो सारा वीक है, तो वो लो विगर सीड है। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।